चलिए, अब ठीक है। अब साउंड क्लियर है। तो गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज का जो चैप्टर अपना है वो इंस्टॉलमेंट का, और इंस्टॉलमेंट एवं हायर परचेज दोनों एज इट इज सेम है, बट कुछ दोनों में डिफरेंसेस हैं। उस डिफरेंसेस को हम लोग सिर्फ देखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने हायर परचेज को ट्रीट किया था, उसी तरह से इंस्टॉलमेंट को भी ट्रीट करना। कुछ एंट्रियां हैं जो दोनों में जस्ट लाइक सेम है। तो आगे आज हम लोग देखेंगे। जैसे आपको पता है कि हायर परचेज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने पे, यानी फर्स्ट पेमेंट करने पे, हायर परचेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता था, यानी सेलर के यहाँ से और परचेजर के यहाँ ट्रांसफर ऑनरशिप नहीं होती थी। बट इंस्टॉलमेंट में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप यदि पेमेंट कर लेते हैं तो ऑनरशिप ट्रांसफर, जो सेलर्स हैं और जो परचेजर होंगे, उनके परचेजर के यहाँ ऑनरशिप अपना चला जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। और अपना देखना है कि हायर परचेज में क्या था कि यदि आप इंस्टॉलमेंट या डिफॉल्टी हो जाते हैं, इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर पाते हैं एक भी इंस्टॉलमेंट, तो जो सेलर्स थे वो आपका गुड्स लेके चले जाते थे। बट इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनरशिप तो बायर्स के पास आ गया है। तो उस गुड्स पे अधिकार किनका? बायर का। तो जो सेलर्स होते हैं उनको, उनका क्या है कि जैसे इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, कुछ नहीं दिख रहा है तो एक बार एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे और फिर अंदर हो जाएंगे। बजेश जी, एक बार एप्लीकेशन से बाहर होके फिर से अंदर हो जाइए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो अभी तो स्क्रीन पे ऐसे वाइट पीछे है, बाकी हम हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपका ऑनरशिप सेलर से कहाँ चला जाता है? बायर के पास चला जाता है। यदि अभी तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट ये भी सिस्टम है, तो इसमें तो मान लेते हैं 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट होंगे। तो यदि एक भी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जो बायर्स हैं वो नहीं पे कर पाते हैं तो उनसे गुड्स नहीं छीना जाएगा। बट वो जो सेलर्स होते हैं वो क्या करेंगे? उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कोर्ट जाएंगे कि जो इंस्टॉलमेंट है वो पेमेंट किया जाए। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति किसका होगा? इंस्टॉलमेंट का ही होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो हमने आपको पहले बता रखा था, इंस्टॉलमेंट और अपना क्या था? हायर परचेज। तो उस समय भी डिफरेंसेस बताए थे, और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक एक क्लास में बहुत होगा तो 2 क्लास जाएगा, और इंस्टॉलमेंट कुछ है नहीं, क्योंकि जो जितना दिन हमने हायर परचेज में लगाया वो सेम चीज अपना इसमें है। कुछ ज्यादा ध्यान रखने की चीजें नहीं है। बट जो मेन पॉइंट था वो अपना स्टार्टिंग का था कि जो इंस्टॉलमेंट वाला पेमेंट पे जो ऑनरशिप ट्रांसफर होती है ना, वो पीपीटी नहीं, अरे पीपीटी नहीं है ना, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है बाहर। नीचे देखिए, आ रहा है ना? कुछ है नहीं, अभी प्रवचन ही चल रहा था। चलिए, ठीक है, व्हाइट बोर्ड ही पीछे है। अच्छा, कुछ लिख देते हैं। ये व्हाइट बोर्ड ही था। चलिए, तो इतनी चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको भी ध्यान में होंगे। अब आते हैं अपनी स्क्रीन पे, आएंगे जो आपको पीपीटी की जरूरत है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं किस्त भुगतान प्रणाली, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को देखेंगे। किस्त भुगतान प्रणाली यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में माल की स्वामी संविदा पर हस्ताक्षर करने पर क्रेता के पास तुरंत आ जाता है। क्या था कि जब आपने एग्रीमेंट किया, संविदा किया, तो उसी समय आपका जो ऑनरशिप होता है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इस मौलिक अंतर के कारण किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जनरल प्रवृत्ति किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत की गई लेखांकन प्रविष्टि में थोड़ा सा भिन्न होता है। क्या होता है? जो हायर परचेज हमने किया था उससे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो फर्स्ट
अब हम लोग बीकॉम में हैं तो दोनों तरफ का बही कोड बनाते हैं, एक तो क्रेता का और एक विक्रेता का। बुक में क्या, यदि हम आपका क्रेता हैं यानी खरीदने वाले हैं, बायर्स हैं, और आप सेलर्स हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, दोनों की बुक में क्या क्या एंट्री होगी वो देखते थे। इंटर तक हम लोग क्या देखते थे, सिर्फ अपने ही संस्था में आराम से एंट्री करके रह जाते थे, ठीक है, डेटर्स के बुक में नहीं करते थे। और होगा भी नहीं, क्योंकि डेटर्स क्रेडिटर्स हो जाएंगे, फिर जो भी अकाउंट्स है सभी के अपेक्षा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंपनी में जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एक तरह से नहीं होते हैं। इसमें भी है कि मान लेते हैं कि हायर परचेज में राम ने अपना खरीदा, श्याम ने अपना खरीदा, ठीक है, तो क्या था, एक तो बायर्स और एक सेलर्स का बुक में एंट्री हम लोग करते हैं। तो बीकॉम का मतलब ही है कि थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की अध्ययन किया जाए, ठीक है। तो आगे अब हम लोग आते हैं, ये तो नॉर्मल चीजें थी जो हमने आपको बता रखी थी। जिस संविदा पे यानी सिग्नेचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसमें तो डाउन पेमेंट भी कुछ ना कुछ करते ही हैं, ठीक है। जैसे ही आपको संविदा पे सिग्नेचर्स हुए, ऑनरशिप का अपना ट्रांसफर हो जाते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्रेता की बुक में एंट्री, यानी बुक्स ऑफ वायर को देखेंगे। क्रेता पूरे नगद मूल्य से संपत्ति खाता डेबिट करता है। क्या कि क्रेता जो है पूरे नगद मूल्य से संपत्ति खाता को डेबिट करता है। ध्यान रखिएगा कि जो भी अपना बायर्स है वो गुड्स को परचेज करेंगे तो जो कैश मूल्य होगा वो, जो कैश मूल्य है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट में, यानी जो संपत्ति का अकाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ तो गुड्स है नहीं कि परचेज आएगा, बट संपत्ति खरीदेंगे तो संपत्ति अकाउंट डेबिट, तो उसमें क्या करेंगे, कितना अमाउंट डालेंगे, जो अपना कैश वैल्यू रहेगा वो डालेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तथा संपूर्ण किस्त राशि विक्रेता खाते में क्रेडिट करेंगे। एक तो संपत्ति परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहा है, सेलर से कर रहे थे, ठीक है, तो सेलर को हम लोग क्रेडिट करते हैं। और एंट्री तो आपको अब आता ही होगा, क्योंकि न्यू बैच में भी हमने एंट्री को अच्छे से देख लिया है। फिर आगे इसका एंट्री कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तथा पूर्ण किस्त मूल्य राशि और पूर्ण नगद राशि में अंतर को ब्याज उच्चयन खाता में हम लोग डेबिट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को आपने देखा ही था हायर परचेज में, वो इसी तरह से, यानी जो कैश अमाउंट होगा यानी एक्चुअली अमाउंट होगा वो संपत्ति के अकाउंट में जाएंगे, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्या जाएगा, इन फ्यूचर्स में जितनी भी हम इंटरेस्ट लेंगे, यानी 10 इंस्टॉलमेंट का कोई वस्तु हम लोग सेल कर रहे हैं, तो जितनी भी इंटरेस्ट लेंगे उसे हम लोग स्टार्टिंग में ही इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करता है, जैसे जैसे ड्यू होगा वैसे वैसे इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते चल जाते हैं। ये नॉर्मल हायर परचेज वाला ही है, ठीक है। और आगे देखेंगे ब्याज राशि ब्याज उच्चयन खाता में डेबिट की जाती है। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी अमाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे हम लोग किस में करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्योंकि इसमें वर्षों की एक संख्या का ब्याज अधिक होता है, यानी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के बारे में अभी हमने बताया कि ओवरऑल यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट इंस्टॉलमेंट तक का जितना भी ब्याज है उसे हम लोग इसमें लाते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है और ईयर बाय ईयर इसे इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और क्या कहता है, ब्याज खाते में नहीं करते हैं, वो अपना बोला गया है, ये अलग से है। यानी वो चयन खाता बनाएंगे ही तो इंटरेस्ट अकाउंट थोड़े ना बनाएंगे, तो ड्यू होने पे बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष ब्याज के साथ ब्याज खाता डेबिट होगा, जो चालू वर्ष का ब्याज है ब्याज खाता को हम लोग डेबिट करेंगे। और अब ऐसे भी आपको पता है कि इंटरेस्ट यदि हमें देना है तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट ही हो जाएगा। उसके बाद एवं ब्याज उच्चयन खाता को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इससे जो अमाउंट है वो निकाल के इंटरेस्ट अकाउंट में डाल रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। वर्ष की समाप्ति पे ब्याज खाता लाभ हानि खाता में ट्रांसफर किया जाएगा। ये भी हमने हायर परचेज में कर रखा था कि जो भी अपना इंटरेस्ट अमाउंट आता है उसे क्या कहते हैं, ईयर टू ईयर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। आगे देख लेंगे कि वर्ष की समाप्ति पे ब्याज खाता लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ब्याज उच्चयन खाता
के शेष, अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि जो ब्याज उच्चयन खाता का शेष शेष चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। कहाँ पे दिखाएंगे? जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का जो अमाउंट बच जाएगा वो दिखाते हैं हम लोग संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। विक्रेता को उसी देय किस्त का भुगतान करके ह्रास मूल्य हेतु प्रविष्टि समान तरीके से करते हैं, यानी डिप्रिसिएशन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देख लेंगे। अब तो ये हमने देखा कि परचेजर के बुक में क्या 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 होगा, बट इसका एंट्री भी करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। फिर देख लेते हैं हम लोग कि विक्रेता के बुक में यानी बुक्स ऑफ सेलर्स में क्या करेंगे। अभी तो हमने परचेजर के यहाँ देख लिया, अब देख लेते हैं सेलर के यहाँ। यहाँ पे देख लेंगे कि विक्रेता क्रेता को उसके द्वारा देय पूरी राशि से डेबिट की जाएगी। यहाँ पे भी है कि जो सेलर्स हैं वो परचेजर यानी जो क्रेता हैं उनको डेबिट करेंगे, क्योंकि इनके लिए डेटर्स बन जाएंगे क्रेडिटर्स। पूरी नगद राशि द्वारा विक्रय खाता क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और डेबिट किसे करेंगे? क्रेता को डेबिट करेंगे। और ब्याज उच्चयन खाता को कुल किस्त मूल्य एवं नगद मूल्य अंतर को क्रेडिट करते हैं। क्या? ब्याज उच्चयन खाता को कुल किस्त यानी वही हो गया कि जो इंटरेस्ट ओवरऑल्स जो निकलेंगे ना एक साल में नहीं, ओवरऑल्स यानी 10 साल का इंस्टॉलमेंट हो, 5 साल का, उसको हम लोग क्रेडिट इसमें कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुक्स ऑफ सेलर के यहाँ देखेंगे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अपना क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, तो इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्रेता की तरह विक्रेता भी प्रत्येक वर्ष देय ब्याज को ब्याज उच्चयन खाते से ब्याज खातों में हस्तांतरित करते हैं। जस्ट लाइक जैसे सेलर्स जो है वो भी क्रेता की तरह यानी बायर्स की तरह ही इंटरेस्ट को अपना ट्रांसफर करेंगे ईयर टू ईयर इंटरेस्ट अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेंगे। ब्याज खाते को लाभ हानि खाते में अंतरित कर बंद कर दिया जाता है। अब ब्याज खाते को कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ट्रांसफर करेंगे, बट इनके लिए अपना क्या इनकम हो जाएगा तो क्रेडिट साइड में चली जाएगी। और आगे देखते हैं। एवं ब्याज उच्चयन खाते के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है किस द्वारा प्राप्त। और ब्याज उच्चयन खाता क्या है अपना? इनके लिए हो जाएगा सेलर्स के लिए दायित्व हो जाएगी। और जो शेष बच जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि 3 साल का इंस्टॉलमेंट था, उसमें अपना क्या हो गया कि 1 साल आ गया है, तो 2 साल तो अपना बचा हुआ ही है। तो 2 साल को हम लोग जो बैलेंस शीट में तो शो करना ही है, तो उसे हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्योंकि पहले ही कोई भी इनकम हमने ले रखा है कि मैंने मान लिया कि ये होने वाली है, तो इसलिए ये अपना लायबिलिटी हो जाती है। आगे देख लेंगे। नगद बैंक खाते और डेबिट खाते को कहते हैं, वो तो सब नॉर्मल है। किस्त प्राप्त होंगे तो जो एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स अकाउंट, या इंस्टॉलमेंट में जो परचेज करने वाले हैं उनका नाम आ सकता है क्रेडिट में। अब हम लोग आएंगे अपना एंट्री पे चले आते हैं। उसके बाद जो इसका अंतर है वो हम लोग देख लेंगे। मोटा मोटी अंतर तो हम लोगों ने देख चुका है। अब इसकी जो एंट्री है वो एक बार कर लेते हैं। ये तो अपना थ्योरी पार्ट हो गया। इसमें जो याद रखना वो हायर परचेज की तरह ही है, बट जो ऑनरशिप ट्रांसफर्स और गुड की जो रिटर्निंग लिया जाता था हायर परचेज में, वो इसमें नहीं होता है। बाकी सब नॉर्मल्स हैं, जैसे हम लोग देख लेंगे। एंट्री पे आ जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि नोट हो जाएगा आपसे। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट जो एंट्री अपना होगा वो होगा एंट्री इज परचेज एंट्री इन द बुक ऑफ परचेजर। क्या? परचेजर की बुक में एंट्री हम लोग कर लेंगे, यानी क्रेता की बुक में क्या एंट्री होगा वो देखें। आज पहला क्लास है सर मॉर्निंग में।
चलिए हम देख, हाँ वो तो लगा ही था, स्टार्टिंग जब आप ज्वाइन किए थे वजह से उसी समय पता चल गया था, तो कोई इशू नहीं है, वो कर लेंगे। और थोड़ा सा है कि हायर परचेज वाला पॉइंट ही आपका इंस्टॉलमेंट पे है, तो थोड़ा सा लगेगा, बट कुछ ऐसा है नहीं, दोनों जब एंट्री करेंगे और समझेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ही था, 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्टार्टिंग वाला जो हमने आपको प्रवचन के रूप में सुनाई थी वही आपका है, और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चंस आते नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चंस भी हम लोग करते चलेंगे। फर्स्ट एंट्री कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, संविदा करेंगे, और उस समय हम लोग माल को ट्रांसफर करेंगे, तो उस समय क्या एंट्री होगा वो देख लेते हैं। माल की सुपेर्दगी, ठीक है, या जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे, संविदा करेंगे, तो उस समय जो एंट्री होगा, तो सबसे पहले क्या होता है कि परचेजर्स, यदि अपने आप को हम परचेजर्स मांग रहे हैं, तो एसेट्स हम लोग परचेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एसेट्स हमारे यहाँ आएगा, तो एसेट्स को डेबिट हो जाएगा। जो जनरल एंट्री है वो सेम ही होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और इसमें आपको पता है कि जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है उसे भी हम लोग को बनाना होता है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेज है, तो ये अपना डेबिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इसे लिखेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू में किन का आ जाएगा, आपको पता है कि जो भी सेलर्स होंगे, और यहाँ पे सेलर को हम लोग वेंडर कहते हैं। ठीक है, वैद्य जी ध्यान रखिएगा, सेलर्स को हम लोग वेंडर कहते हैं। और वेंडर्स अकाउंट, चलिए क्लियर है, यहाँ तक तो नॉर्मल। आपने हर परचेज में भी यही एंट्री था, यहाँ पे भी सेम एंट्री है, कोई भी एसेट्स को हम लोग परचेज करें तो अपने यहाँ एसेट्स डेबिट हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट और सस्पेंस अकाउंट अपना क्या हो जाता है, एक्सपेंस है, तो इसीलिए भी हम लोग इसे डेबिट करते हैं। और हम लोग परचेज किन किन के यहाँ से कर रहे हैं, वेंडर्स के यहाँ से, यानी सेलर्स के यहाँ से, तो उनको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। सेकंड एंट्री देखेंगे जब किस्त भुगतान करेंगे, ये तो पहला हो गया कि हमने गुड्स इंस्टॉलमेंट में परचेज किया है, वो इससे पता चल गया। इसके बाद क्या करेंगे, कुछ अमाउंट भी तो देंगे ना, स्टार्टिंग में लेने जाते हैं कोई भी, जैसा मोबाइल अभी देखते हैं लोन पे फोन चल रहा है, तो वो सब इंस्टॉलमेंट वाली बात ही रहती है ओवरऑल। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि इंस्टॉलमेंट का जो अपना क्या है, तुरंत भुगतान करते हैं, नहीं किस्त का भुगतान करने पे, किस्त का भुगतान करने पे क्या एंट्री होगा वो हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है कि किस्त का भुगतान करेंगे यानी कैश हमारे यहाँ से चला जाएगा, और ये कैश रिसीव करने वाले कौन है, यानी किन के पास जाएगा, तो वेंडर्स के पास जाएगा। तो प्राप्त करता वेंडर्स हो गए, यानी सेलर्स, वेंडर को ही सेलर कहते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और तो अपने यहाँ से कैश चला जाएगा, तो कैश अकाउंट। यहाँ तक क्लियर, किन्हीं को दिक्कत वजह से बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो इसके बाद क्या करेंगे, अब तो हो गया कि पहले तो हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट में परचेज किया, उसका एंट्री कर लिए। सेकंड अपना कुछ इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं कि ये पेमेंट हो रहा यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके बाद आगे क्या होगा कि जब अपना ईयर्स आ जाएगा समाप्ति के टाइम में, यानी एक अकाउंट ईयर समाप्त होने वाला है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो है उसको इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इससे जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से अमाउंट को निकाल के कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर का पॉइंट अपना हो जाएगा कि ब्याज दे होगा, यानी इंटरेस्ट ड्यू हो गए तो क्या एंट्री करेंगे। ब्याज दे होने पे,
उम्मीद करते हैं कि राइटिंग आज आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। क्या है और अभी सुधार किया जाए, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा कि इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से लाएंगे इधर, तो ड्यू हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से निकाल रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस, जो भी अमाउंट रहेगा वो हम लोग अपना कर लेंगे। बाकी तो निकालने के लिए आपको पता है इंटरेस्ट, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा उस पर हम लोग निकालेंगे। कैश का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। और यदि आपको इंस्टॉलमेंट दिया रहे और आपको इंटरेस्ट निकालना है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से अपना निकाल देते हैं। मान लेते थे कि 5% आपका ब्याज है और लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया हुआ एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो कुछ अमाउंट था, इसका भी कुछ अमाउंट, इसका भी अमाउंट। अब आपको पूछ दिया जाए कि इसका ब्याज निकालना है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। आज की क्लास हमको कुछ नहीं समझ आ रहा है, सब ऊपर से। चलिए वजह से ऊपर से तो ऐसा नहीं जाना चाहिए, इतना भी कुछ नहीं है ना। इसमें देखिए ऐसा एक बार ये वाली पॉइंट देखते हैं कि जैसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे स्टार्ट करेंगे। और मान लेते हैं कि 10,000 रुपया यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो 10,000 लिख लेंगे। क्या करेंगे, 10,000 लिख लेंगे। और आपको पता ही है कि 5 बटा क्या करना था, 100 + 5 करना था। ये निकाल लेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट आएगा। इसमें से फिर 10,000 में से इंटरेस्ट घटा देंगे और नेक्स्ट वाले में जोड़ देंगे तो वो कैश प्राइस वहां पे भी निकलेगा, ठीक है। तो बाकी तो ये वाली पॉइंट हुआ है। और कोई नहीं, यदि बाउंस करा है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 क्लास के बाद फिर फ्रेश चैप्टर्स आपको रॉयल्टी स्टार्ट होंगे तो उसमें आसानी से समझ में आएगा। बट यहाँ पे देखेंगे कि बाउंस तो नहीं होना चाहिए था जी। सबसे पहले देखेंगे एंट्री में आएंगे यहाँ पे कि माल को क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं। तो यानी कोई वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं ये समझेंगे। इंस्टॉलमेंट भी अपना है तो क्या करें, खरीद ही रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो यदि परचेजर्स हम हैं, यानी हम खरीदने वाले हैं, तो हम कोई वस्तु को लेते हैं तो हमारे पास वस्तु आ रही है तो डेबिट करते हैं। जैसा कि एंट्री हमने गोल्डन रूल देखा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो परचेजर्स अपना क्या हो जाएगा, रियल पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये अपना रियल अकाउंट का था, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत है। तो एसेट्स हमारे, अब संपत्ति यहाँ पे है, ठीक है। संपत्ति यानी परचेजर कोई वस्तु प्राप्त कर रहा है, तो जो वस्तु प्राप्त करे यानी संपत्ति आ रहा था तो संपत्ति को डेबिट कर दिए। और इंटरेस्ट अपना खर्च था तो यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इसलिए करते हैं कि जो यानी 4-5 साल में इंस्टॉलमेंट आने वाला है, इंस्टॉलमेंट पे ब्याज, उसी को एक ही साथ स्टार्टिंग में हम लोग दिखा देते हैं। और जैसे जैसे ड्यू होता है वैसे वैसे हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं और इंटरेस्ट को डेबिट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे किस इंस्टॉलमेंट का भुगतान करें, यानी पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर्स को देंगे हम लोग, यानी पाने वाला वेंडर्स हो गए। अब वेंडर्स को किसे कहते हैं, जो सेलर्स है ना, वही जो इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज में उसे वेंडर कहा जाता है, सेलर को ही। तो सेलर को किस भुगतान करेंगे, यानी पाने वाला होगा। और हमारे यहाँ से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। कोई नहीं, बाकी देख लेंगे आगे। यहाँ तक क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब अपना जो है क्या, ये तो नॉर्मल्स होगी, इतना अपना होना ही होना है। इसके बाद यदि आपका क्या है कि कोई भी आगे इंस्टॉलमेंट का भुगतान होगा या इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इसी तरह से अपना एंट्री क्या करेंगे, करते हुए चलेंगे। ये वाली दोनों एंट्री फर्स्ट ईयर हो गया, ये मानते फर्स्ट ईयर में इतना हो गया, सेकंड ईयर में है तो सेम इसी तरह से एंट्री होगा। बट ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि एक ही बार वस्तु को परचेज किया लिया है। उसके बाद जो और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे इंटरेस्ट को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है,
खर्चे हैं, और जो खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, खर्चा है तो कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आया था तो किस्त का भुगतान करेंगे, तो सेम एंट्री हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे भी हम लोगों ने कर लिया है, वेंडर्स को अमाउंट देंगे टू कैश अकाउंट। फिर फिफ्थ नंबर पॉइंट पाएंगे कि सबसे पहले क्या है कि जो अब हम परचेजर्स हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जब हम परचेजर्स हैं क्या है, तो कोई वस्तु को यदि हम ले आए हैं तो अब तो उस पर डिप्रिसिएशन भी हमें लगाना पड़ेगा ना, तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चे हैं तो इसलिए डिप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट यानी हरास अकाउंट डेबिट, और टू इसे कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और यदि डायरेक्ट इसे ट्रांसफर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे जाएगा, अभी अभी तो हम लोग एसेट्स पे चार्ज करेंगे ना, एसेट्स अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, और प्रॉफिट अकाउंट में जाएगा तो प्रॉफिट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि अपना एक्सपेंस एक तरह से खर्चा ही है। तो ये अपना एंट्री हो जाएगा डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, क्या है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स पे क्या कर रहे हैं, हरास लागू कर रहे हैं। इसके बाद जो करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में हम लोग क्या कर लेना है कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है एंड जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है इसे हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले देखेंगे क्रेता यदि हम खरीदने वाले हैं, परचेजर्स हैं, तो अपने पास जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है यानी खर्चे है, और जो डिप्रिसिएशन है वो भी अपना एक्सपेंस ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने यहाँ जाएगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो इस तरफ डेबिट साइड में जाएगा। तो अभी एंट्री करता है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू इंटरेस्ट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से अपना एंट्री हो जाएगा, और बाकी जो भी चीजें अभी लिखा हुआ था वो एंट्री के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट है, उम्मीद तो है कि डाउट नहीं होना चाहिए। यदि हायर परचेजर को पढ़े हैं तो जस्ट हायर परचेजर वाला एंट्री यहाँ पे भी है, इंस्टॉलमेंट का भी। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। तो हायर परचेजेज में देखते हैं कि यदि इंश्योरेंस आपको रहता है तो वो भी अपना चार्ज कर लेता है, सेलर्स जो है वो क्रेता से ही चार्ज करता है एवरी, मैंने प्रत्येक ईयर जितना परसेंटेज इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट सॉरी इंश्योरेंस का रहेगा वो उस पे प्रति ईयर चार्ज करेगी। तो आगे हम लोग देखेंगे, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा। चलिए 3 नंबर का पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ये आपका है ड्यू वाला पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि जब स्टार्टिंग में कोई भी वस्तु को क्या किया हम लोग परचेज कर रहे थे, परचेजर अकाउंट में बना रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री हमने क्या किया, एसेट्स हम लोग परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, जब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हमें पता है कि यदि अपना कोई भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं
तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का मतलब हुआ कि जहां जिस डेट से आप बेच रहे हैं और जब तक जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उस दरमियान जो ब्याज है, मैंने टोटल ब्याज को हम लोग काउंट करके यहीं पे लिख लेते हैं कि 1 लाख की वस्तु है और 2 साल में हमें इंस्टॉलमेंट लेना है जिसपे 10,000 का ब्याज है और टोटल वेंडर्स के अकाउंट में 1,10,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है वो अपना क्या हो गया कि पूरी यानी 2 से 3 साल तक का यहाँ पे इंटरेस्ट को एक साथ ही लिख लिया गया। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट नहीं ना, क्रेडिट नहीं करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट अभी जो है वो अपना क्या है, खर्चा है। इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे जो क्रेता होते हैं यानी जो परचेजर्स हैं, परचेजर्स के अकाउंट में हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यदि सेलर्स के अकाउंट में बनाते हैं तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करते हैं हम लोग। यदि अपने पास जो क्रेता है यानी परचेजर के यहाँ जो इंटरेस्ट वो क्या करेंगे, पे करेंगे, अनुमानित इंटरेस्ट है यानी सस्पेंस में है, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से तो खर्चा ही है। क्या खर्चा है, तो इस खर्चा को वो डेबिट करेंगे ना, कोई भी अपना एक्सपेंस होगा तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब हो गया 1 साल बीत गया, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था इंस्टॉलमेंट पे कुछ वस्तु लेने के लिए। अब अपना क्लोजिंग ईयर्स आ गया, क्या क्लोजिंग ईयर्स आ गया या लास्ट 31 मार्च आ गया। अब तो 1 साल का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, 1 साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, पहले से तो हमने इसे डेबिट कर रखा, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से ट्रांसफर कर लेते हैं कहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट और टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जैसे यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, तो दोनों का इफेक्ट जितना अमाउंट मान लेते हैं कि 5,000 रुपया का ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर की लास्ट में अपना होता है, तो 5,000 यहाँ से क्रेडिट कर लेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट में 5,000 रुपया डाल देंगे। और ये 5,000 रुपया का जो अमाउंट है वो अपना कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे चला जाएगा। तो इसकी बात अभी रहने देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये 10,000 था और ये 5,000 था, इन दोनों का डेबिट क्रेडिट को जो इफेक्ट पड़ेगा वो अब कितना का रह जाएगा, 5,000 का, यानी नेक्स्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट है वो रह जाएगा। तो इसलिए इसे हम लोग, मैंने कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में से निकाल के इंटरेस्ट अकाउंट में डाल रहे हैं बस। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया जूही जी। अब हम लोग आगे आएंगे, नॉर्मल सा वो हायर परचेजर्स में जो किए थे ना, जस्ट उसी का टोटल एंट्री है और कुछ है नहीं। जो थ्योरी पार्ट था वही चेंजेस है डिफरेंसेज में, और वो देख लेते हैं। सेलर्स के बुक पे एंट्री हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले जो डिफरेंसेज है वो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जिससे आसानी हो आपको। किराया क्रय पद्धति और किराया भुगतान पद्धति, क्या एक तो किराया क्रय पद्धति, एक दूसरा है किस्त भुगतान पद्धति। तो इसी को आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आएंगे कि किराया अनुबंध एवं किस्त भुगतान अनुबंध में क्या है, डिफरेंसेस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट एंड इंस्टॉलमेंट परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट एग्रीमेंट। सर पहले सेलर्स बुक एंट्री करवा दीजिए। चलिए सेलर्स बुक की एंट्री कर लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, सेलर्स बुक की एंट्री करना है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। सेलर्स के बुक में क्या क्या एंट्री होगी वो देखते, नॉर्मल सा है कि सबसे पहले अपना क्या करेंगे, सेल करेंगे, इंटरेस्ट आएगा और वो इंस्टॉलमेंट और डिप्रिसिएशन चार्ज करके पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग सेलर्स अकाउंट की डिमांड है, सेलर्स अकाउंट ही कर लेते हैं, तो वो ही पहले कर लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे आएंगे और अपना करेंगे एंट्री इन द बुक ऑफ सेलर्स, एंट्री इन द बुक ऑफ सेलर, जस्ट लाइक अपना
सेलर्स, ठीक है, एस लगा देंगे। सेलर्स के बुक में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे बिक्री के समय क्या एंट्री होगा, सेलर्स के बुक में ही, यानी वेंडर्स यहाँ पे लिखेंगे, सेलर्स वेंडर क्या है कि वेंडर्स जो है उनकी बुक में हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो पता ही आपको कि सेल करेंगे, अच्छा ऊपर स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सेल करना है। तो पाने वाले कौन हो गए, बायर्स हो गए। बायर से कौन, डेबिट, और टू सेल अकाउंट। अपना तो नाम लिखना ही नहीं है क्योंकि हम तो बेच ही रहे हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, सेल अकाउंट। इंस्टॉलमेंट सेल अकाउंट भी लिख दे सकते हैं, सेल्स अकाउंट। और टू, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड जो अपना, उसमें क्या करना है कि जो भी अमाउंट सस्पेंस में है इंटरेस्ट वाली वो पूरा लिख लेते हैं। तो परचेजर के यहाँ पे हमने क्या देखा था, उनके लिए खर्चा था इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, तो उनको क्या किए थे हम लोग, डेबिट किए थे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के। अब यहाँ पे देखेंगे जो सेलर्स हैं उनको इंटरेस्ट अब मिल रहा है, तो इनके लिए इनकम हो गया। तो यहाँ पे क्या करें, इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये अपना एंट्री हो गया एट द सेल्स ऑफ गुड्स के टाइम पे, जो एंट्री होगा वो कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमने देख लिया। इसके बाद सेकंड एंट्री, सेलिंग के समय पे क्या करेंगे, अपना अमाउंट प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, अमाउंट प्राप्त करेंगे। एक सेकेंड, बिक्री के समय, बिक्री के समय प्राप्त रोकड़। अब क्या एंट्री होगा, आपको पता है कि अमाउंट कैश के रूप में हमें प्राप्त होगा, यानी रोकड़ प्राप्त होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और टू प्राप्त किससे होगा, अच्छा ग्रीन पेन दिखाई देता है, ग्रीन कम दिखाई देता होगा ना, चलिए देख लेते हैं। कमेंट करिए ग्रीन ठीक है या अपना ब्लू या ब्लैक ही ठीक था। तो किससे प्राप्त होगा अमाउंट, बायस देने वाले हैं, रेड या ब्लू, चलिए ठीक है, बायस अकाउंट कर लेंगे, चलिए रेड कर लेते हैं इस बार। तो ये तो एंट्री हो गया, कैश रिसीव कर लिए, ठीक है, कैश रिसीव कर लिए। तो अब क्या हो जाएगा, किस्तों की राशि को हम लोग क्या करते हैं, जब ड्यू होगा इंटरेस्ट तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब जो अपने पास जो इंटरेस्ट, मान लेते हैं कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो एंट्री कर लिए थे क्या, कि बायर्स हम लोगों से परचेज करने वाले हैं, तो बायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यानी क्रेडिट। यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट सेल कर रहा है, तो क्रेडिट सेल के लिए तो आपको पता है कि जो खरीदने वाला है उनके नाम को डेबिट करते हैं, यानी जो वस्तु को पाने वाले को डेबिट किए और हम लोग बेच रहे थे तो टू सेल। और साथ में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये तो अपना मेथड ही है। और क्यों क्यों इसको करते हैं कि सारा इंटरेस्ट एक ही जगह हम लोग लिख लेते हैं कि कितना बायर्स को जो अमाउंट था वो कितना का दिए हैं। उसके बाद था कि डाउन पेमेंट हमें प्राप्त हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बायर्स अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे चल के क्या होगा कि अकाउंटिंग ईयर अपना लास्ट होने वाला है, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में रखे हुए, नहीं सस्पेंस में था कि ये अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इन फ्यूचर्स में इसे पाने वाले हैं। तो अब अपना समय आ गया है, तो ड्यू इंटरेस्ट हो रहा है ड्यू, तो क्या एंट्री करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट हो रहा है ड्यू, तो क्या एंट्री करेंगे वो देखते हैं। तो अपना पता ही है कि इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है,
और इंटरेस्ट अकाउंट अपना इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को जस्ट इसका उल्टा कर देना है, डेबिट कर लेना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा, कैमरा का बैटरी लो हो गया, वो देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे, वेट कर लेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वाला जो हम लोग है वो कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, मान लेते हैं कि कोई कैश प्राप्त होता है तो कैश वाला सेम एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर्स अकाउंट, उस समय भी लास्ट में कुछ प्राप्त होते हैं तो वो या नेक्स्ट ईयर प्राप्त होते हैं तो वो अपना एंट्री। अब तो नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, कैश प्राप्त होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसके अगले ईयर भी होगा कि कैश प्राप्त होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। इसके बाद साथ में जो क्या एंट्री करना है वो देखते हैं कि जो भी हमने इंटरेस्ट प्राप्त किया था उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या एंट्री होगा वो हम लोग देखना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फोर्थ नंबर में कर लेंगे, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या इंटू हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में जाएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस तरह से अपना एंट्री कर लेंगे और साथ में क्या करेंगे, जो भी हमने सेल किया है वस्तु को उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर का एंट्री भी आपको पता ही है कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो ऊपर वाले भाग को हम लोग बनाते थे, जो ओल्ड मेथड अपना था उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग सेल को लिखते हैं, तो उसी से एंट्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सेल क्रेडिट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्रेडिट और सेल में सेल को क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं। तो ट्रांसफर करते हैं उसका भी यदि एंट्री करना चाहेंगे तो वो देख लेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट और टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहां तक। तो देखिए जो भी एंट्री है ना वो सारा बेस है अपना, स्टार्टिंग से ही कुछ है नहीं, बट देखने के लिए क्या क्या चीजें होती है वो अपना ध्यान में रखना है। जैसे ये देख लेते हैं कि सेल को अभी हमने स्टार्टिंग में क्या कर रखा था, सेल को हमने क्रेडिट कर रखा, अभी से हम लोग को हटाना है, यानी सेल अकाउंट को बंद करना है, तो इसको हम लोग डेबिट कर लेते हैं और टू ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जस्ट लाइक जितनी भी एंट्री थी वो आपको क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, हायर परचेज की तरह ही था, कुछ डिफरेंस नहीं थे इसमें। और उम्मीद करते हैं कि चीजें यदि हायर परचेज आपने किए होंगे तो बाउंस तो नहीं होना चाहिए। बजट जी का बाउंस हो गया था, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लासेज में ये भी न्यू चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे आपका, हायर परचेज के पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। जिस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसी तरह से क्या करना है अपना, यदि कोई प्रीमियम की पार्ट रहेगा तो वो क्रेडिटर से सेलर्स ले लेते हैं ईयर टू ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट।
तो बताएंगे कमेंट करके। अब हम लोग आगे देखते हैं। जो डिफरेंस है वो कर लेंगे तो मे भी सारा आपका इंस्टॉलमेंट वाली पार्ट भी समाप्त हो गया। सेम सारा चीज तो वही था, बट अपना जो इंस्टॉलमेंट का एक नाम है वो हम लोग को देखना था। तो इसका जो चेंजेस है वो थ्योरी पार्ट में चेंजेस है। चलिए आगे आ जाते हैं अपना किराया क्रय अनुबंध एवं किस्त भुगतान के अंतर देखते हैं। यानी हायर परचेज एग्रीमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट एग्रीमेंट में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। ऐसे तो अंतर आपको अब पता ही होगा, बट देख लेते हैं, पीडीएफ भी आपको चाहिए ही। किराया क्रय संविदा एक ऐसा संविदा है जिसमें किराया क्रेता क्या, यहाँ पर देखिए किराया क्रय हायर परचेज की बात करें, ऐसा संविदा है जिसमें किराया क्रेता को उसे प्रदान माल प्राप्त करने के बिक्री संहिता निपेक्ष जुड़ा हुआ रहता है। माल प्राप्त करने के क्या है, निपेक्ष अपना जुड़ा हुआ रहता है। माल की सुपुर्दगी के द्वारा उसे केवल प्रयोग का आधार होता है। जो हायर परचेज में है वो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी डिलीवरी यदि गुड्स होता है तो उसे क्या करना है, यूज करने का उनके पास अधिकार होता है। हायर परचेज में ऑनरशिप का अधिकार नहीं होता, क्या स्वामित्व का नहीं होता। ठीक है, उसी तरह से हम लोग किराया मूल्य राशि की अंतिम किस्त भुगतान पे निर्धारित कुछ अन्य शर्तें को पूरा करने के साथ संपत्ति स्वामी अधिकार किराया क्रेता के नाम पे नहीं। हायर परचेज में जो हमने आपको बता रखा है कि आप उसे यूज कर सकते हैं। ऑनरशिप कब मिलेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद। इसके पूर्व किसी भी समय किराया क्रेता के पास संबंधित माल लौटाने का विकल्प सुरक्षित रहता है। क्या क्रेता जो है वो माल लौटा सकते हैं, तथा ऐसे करने से केवल उस समय तक देय चुकता किस्तों का भुगतान करना होगा। यानी मान लेते हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद हमें गुड्स नहीं अच्छे लग रहे तो वो क्या करेंगे आप लोग, रिटर्न कर देंगे और आगे का इंस्टॉलमेंट नहीं देना, जो दे दिया है वो अपना चार्ज कर लिया जाएगा और वो उसका अमाउंट आपको रिफंड नहीं होता है। किराया क्रय अनुबंध का मूल तत्व किराए संबंधित विकल्प या अधिकार है। किराया क्रेता द्वारा किराया क्रय किस्त में से किसी एक भी किस्त भुगतान चूक करने पे माल वापसी ले सकता है। क्या जो इंस्टॉलमेंट को अपना डिफॉल्ट हो जाएगा, पे नहीं कर पाएंगे तो वो ले लेगा। यह कानूनी रूप से क्या है, वैध है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में गाड़ी वाली एग्जांपल्स हमने हायर परचेज में दिए थे, तो डिफॉल्ट होते हैं तो क्या कहते हैं, फाइनेंसर जो आते हैं वो उठा के लेके चल जाते हैं। और ये अपना वैध भी है क्योंकि का माल की संपत्ति अभी अभी भी विक्रेता की है। जो भी गुड्स था उसको जो ऑनरशिप है किसके पास है, विक्रेता के। तो ओवरऑल इतना ही है। और जब दूसरी ओर क्रेता की अब हम लोग बात करेंगे एवं विक्रेता के बीच सहमति हो सकती है कि माल मूल किस्त में देय होगा, संबंधित क्रेता को तुरंत सौंप दिया जाएगी। किस्तों की राशि भुगतान की चुकता होने पर विक्रेता संबंधित संपत्ति वापस लेने की संभावनाएं नहीं होती है। फिर भी यह अधिकार होगा कि क्रेता के विरुद्ध तत्संबंधित मूल्य की वसूली जो उस भुगतान को नहीं किया गया कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी अपना देखेंगे इंस्टॉलमेंट पद्धति में आपको हमने बता रखा था कि यदि डिफॉल्टी होते हैं वो उसके पास क्या है, इंस्टॉलमेंट लेने के लिए ही वो कानूनी अधिकार कर सकते हैं, गुड्स को वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं और थोड़ा सा किराया क्रय मूल्य का विश्लेषण। किराया क्रय मूल्य नगद मूल्य राशि के सदैव अधिक होती है। यहाँ पे बोला गया कि जो किराया क्रय होता है वो जो कैश मूल्य की राशि से अधिक होता है, क्योंकि किराया क्रय में कैश मूल्य प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, क्योंकि इसमें सभी संबंधित वास्तविक मूल्य तथा देय ब्याज भी शामिल होते हैं। जो भी अपना वस्तु का प्राइस है उसके साथ साथ इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहते हैं। ये राशि उसके द्वारा संबंधित माल किस्तों के भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति और संबंधित जोखिम वहन करने के लिए ब्याज के लिए विक्रेता क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाता है एवं अंतर्गत ये तो अपना तो पता ही है कि अदत्त किस्तों पर भुगतान और नगद मूल्य की बात करें, इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इंटरेस्ट और जो कैश मूल्य है वो अपना बोला गया। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी और है इसमें
क्रेता द्वारा देख लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जो भी हमने आपको बता रखा वही चीजें हैं, एक बार रीड कर लेंगे खाली। क्रेता द्वारा क्रय कराई राशि की एक या एक से अधिक किस्तों के भुगतान चूक के अंतर्गत सन्निहित जोखिम से बचने या उसके द्वारा क्षतिग्रस्त दशा में माल को वापस करने संबंधी शुल्क देना है। ब्याज की बात आता है यहाँ पे कि माल की सुपुर्दगी लेने के बाद माल के मूल्य का किस्तों में भुगतान करने की सुविधा का शुल्क है। माल जो वापसी की बात करें, माल की सुपुर्दगी लेने के बाद माल के मूल्य में किस्तों के भुगतान करने की सुविधा का शुल्क है। क्या, जो ब्याज, जो अपना ब्याज के बारे में आपको बताया गया, जो ब्याज है वो क्या है, सुविधा के लिए आपको शुल्क के रूप में चार्ज कर दिया। इस ब्याज की समानता अग्रिम या ऋण के संबंध में देय ब्याज दर की तुलना अधिक होती है। जो अग्रिम अथवा ऋण के, जो ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, उसकी तुलना में क्या होती है, ये ब्याज अधिक होती है। इसमें किराएदार के देय किस्तों में से किसी के भुगतान में असफल रहने और ऐसी स्थिति में संबंधित माल वह उसी समय जिस स्थिति में है वापस ले सकता है, जोखिम शुल्क के रूप में वो समाहित होती है। यहाँ पे ब्याज की बात था, नहीं समझ आ रहा है, पीडीएफ में कुछ है नहीं ना, जो हमने आपको बता रखा वही लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा। देखिए यहाँ पे जो बोला गया वो देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि ब्याज है क्या, ठीक है। ब्याज ये बोल रहा है कि जो सुविधा देते हैं उसका शुल्क है अपना ब्याज, क्या है। और यह जो ब्याज है वो अपना क्या है, समान जो ऋण होते हैं या एडवांस राशि है उससे अधिक ब्याज दर होती है। इसमें क्या है, ब्याज दर की तुलना से अधिक होते हैं, जो भी ब्याज दर है उससे ये अधिक होते हैं, ठीक है। इसमें आगे बोला गया कि किराए की देय किस्तों में से भुगतान असफल रहने पे किसी स्थिति में संबंधित माल को, यानी जो भुगतान इंस्टॉलमेंट नहीं कर पाता है किस्त को, तो संबंधित माल को उस समय जिस स्थिति में है, यानी जो आपका गुड्स है उसी स्थिति में क्या कहते हैं, स्वामी वापस ले लेते हैं इसका जो, और जो भी हमने पे कर रखा था उसे शुल्क राशि भी शामिल रहती है, जोखिम हेतु शुल्क राशि अपना शामिल रहती है। इसीलिए जो ब्याज का अमाउंट है नॉर्मल अमाउंट से अधिक होता है। ये जो इतना लंबा चौड़ा सब आपको हमने बता रखा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे डिस्कशन था कि ब्याज क्या है, तो ये ब्याज जो अपना है वो जो सुविधा दी जाती है उसके बदले में चार्ज की जाती है, और इसमें साथ साथ जो जोखिम है उसका भी इंक्लूड रहता है। इसी कारण से यह ब्याज जो है अपना, यानी हायर परचेज का जो ब्याज या इंस्टॉलमेंट पे जो ब्याज रहती है वो समान ब्याज और जो एडवांस अमाउंट रहता है उससे अधिक होती है। बस यही इसमें कहा गया है। ऊपर वाली पॉइंट था कि क्रेता द्वारा जो है क्रय मूल्य या अधिक किस्त का भुगतान के चूक के अंतर्गत जोखिम, सन्निहित जोखिम से बचने या उसके द्वारा क्षतिग्रस्त दशा माल को वापस करने संबंधी शुल्क देना होगा। कोई भी आपका जो अमाउंट आपने दे रखा था वो अपना जो शुल्क के रूप में चार्ज कर लिया जाएगा। कोई भी जोखिम होते हैं गुड्स की, तो ओवरऑल अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका समाप्त हो गया है। कुछ इसमें नहीं था, हायर परचेज के बेस पे ही अपना है। और आगे इसमें चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होगी। लास्ट वाला जो पॉइंट जितना भी आपको जो पीडीएफ में है ना वो हमने आपको बता रखा वही था, उसे आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इसमें है नहीं। यदि गुड्स को रिटर्निंग रिटर्निंग करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लेना है, वो यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। जो यदि डिफॉल्ट कर जाते हैं तो एक्स्ट्रा शुल्क आपसे नहीं लेगा, चुपचाप अपना आइए, अपना संपत्ति को उठा के लेके जाइए, और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रॉयल्टी न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, और नहीं होगा तो कल, अच्छा कल ना, हाँ कल इसका जो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। टाइमिंग 6:30 रखते हैं, 6 बजे ज्यादा सुबह हो जाता है ना। 6:30 रखते हैं, 6:30, 7:30, 8:30।
हाँ ठीक है, हम लोग रख लेंगे 6:30 में ही रख लेंगे। और ऐसे आगे पीछे होते हैं तो हम आपको अपडेट कर देंगे, चैट माध्यम से अपडेट करते हैं तो आपको जो मोबाइल से उस पर भी और साथ में ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर देंगे। टाइमिंग का थोड़ा आगे पीछे होगा तो वो ध्यान रखिएगा मॉर्निंग में, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा इधर हो रहा है लापरवाही। 6:30 में है, और बाकी यदि टाइमिंग में 10-15 मिनट आगे पीछे होगा तो वो हम आपको एप्लीकेशंस पे इंफॉर्मेशन आपको चला ही जाता है। तो आप लोग तैयार रहेगा, जैसे हम ज्वाइन करेंगे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अमरेश जी में भी न्यू स्टूडेंट है तो पेशेंस रखिएगा। जो अपना पोर्शन है वो स्टार्टिंग वाला सभी समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे जो है वो बीकॉम वाला पोर्शन अपना चल रहा है। उनमें भी जल्द ही बीकॉम वाली पोर्शन भी हम लोग समाप्त करके आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।